हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने सेंट्रोइड के बारे में पढ़ा था कि हमें अगर ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हम सेंट्रोइड फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर और एक्स सेंटर। पहली बात तो इन सेंटर होता क्या है? इन सेंटर, अगर मैं आपसे कहूं एक मेरे पास कोई ट्राइंगल है ABC और आप तीनों एंगल्स ए बी सी का बाइसेक्टर लो। मैंने लिया एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है, उसी तरह एंगल बी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर समझते हो ना, ऐसी लाइन जो एंगल बी को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही हो। ठीक है, उसी तरह मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर लिया। तो ये कहीं ना कहीं तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। इसी मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसे हम जनरली आई से डिनोट करते हैं। समझ आई बात? इन सेंटर है क्या? तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन सेंटर है क्या। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास ए बी सी तीनों पॉइंट्स गिवन हैं आपको ट्रायंगल के, और आप जो है अब इन सेंटर निकालो, तो कैसे करेंगे? तो वही डिस्कस करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द दिस इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आपने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सबने पढ़ी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एंगल ए बी सी ये मेरा ट्रायंगल है, और ये ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो अपोजिट साइड को, इस वाली साइड को अदर टू साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर ये कुछ साइड लेंथ L1 है और ये कुछ साइड लेंथ L2 है, तो ये अब BC जो होगी ना वो L1 रेशियो L2 होगी। D पॉइंट जो है इसने BC को अदर टू साइड्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया। समझ आती है बात? ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। अब ये कैसे होता है? आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा है, छोटा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है ना, हमें पुराने रिजल्ट्स याद नहीं रहते, आगे फिर उन्हें रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है कि कैसे आ गया ऐसे। तो देखो, आप क्या करो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में क्या करो, आप इस ए बी लेंथ को क्या है, एक्सटेंड कर दो। ए बी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, और वहीं आप जो है एडी के पैरेलल एक लाइन जनरेट करो। सी से, सी पॉइंट से एडी के पैरेलल चलती हुई एक लाइन जनरेट करो। ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, ई। इसे हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझ आया? यानी एडी इज पैरेलल टू सीई। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ओके। अब आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, एडी एंड सीई आर पैरेलल, और एसी क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना, बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आती है बात? ये L2 हटा देते हैं। अब दिख रहा है कौन सा एंगल इक्वल है? यानी मैंने आपसे कहा था दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर AD और CE पैरेलल हैं तो हमारी BE भी तो एक ट्रांसवर्सल ही है, और अगर BE ट्रांसवर्सल है तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बीइंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। अब आप एक बात बताओ, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और हाँ देखो एक और चीज, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी आपस में इक्वल थे, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। और अगर ये एंगल इक्वल है
तो इसका मतलब ये वाली साइड AC साइड AE के बराबर है, यानी AC इज इक्वल टू AE। हो गया हमारा काम। अब आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो पता है, वो क्या कहती है, दैट AB डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC। और AE अभी मैंने बताया क्या है, AC, यानी AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC। समझ आया? D पॉइंट ने BC को AB रेशियो AC में डिवाइड कर दिया। ठीक, ओके, ये तो था हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले ट्रायंगल में, मैंने आपसे कहा ये मेरा एंगल A है, माय एंगल A, और मैंने कुछ नाम दे दिया इन साइड्स को। एंगल A के अपोजिट वाली साइड को मैंने नाम दे दिया A, उसी तरह B के अपोजिट वाली साइड को मैंने B नाम दे दिया, स्मॉल b, और C के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल c। इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, ये कैपिटल C है, ठीक है, ये स्मॉल c है। नेमिंग समझ आ गई? ठीक है, तो अब इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या प्रूफ होता है, अगर मैं इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दूं D, यानी ये जो है BD रेशियो DC इज इक्वल टू C रेशियो B। समझ आती है इतनी बात? ठीक है, अब आते हैं अपने मेन डिस्कशन पर। अब ये कोऑर्डिनेट्स भी ले लो, कुछ नाम दो इन्हें। A पॉइंट है मेरा x1, y1, B पॉइंट मेरा x2, y2 एंड C पॉइंट इज x3, y3। अब आप एक बात बताओ, अगर ये BC साइड है, ये मेरे पास x2, y2 है एंड C इज x3, y3, और यहाँ कहीं D पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, C रेशियो B। D क्या है, BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन C रेशियो B, सॉरी। ठीक, तो आप लगाओ अपना सेक्शन फॉर्मूला D पॉइंट निकालने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला से D क्या आएगा मेरा, C इंटू x3 प्लस B इंटू x2 डिवाइडेड बाय C प्लस B, C इंटू y3 प्लस B इंटू y2 डिवाइडेड बाय C प्लस B। समझ आई बात? D पॉइंट फाइंड कर लिया हमने, ठीक है, अभी से साइड में रखो। अब आप देखो, अगर आप ये वाला ट्रायंगल बाहर निकालते हो, दिस ABD ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को आप अलग से ले लो, ऐसे है ये कुछ A B एंड D। A क्या है मेरा x1, y1 पॉइंट एंड B इज x2, y2, और D अभी हमने फाइंड किया है, ये पूरा लंबा सा B x2 प्लस C x3 डिवाइडेड बाय B प्लस C, C y3 प्लस B y2 डिवाइडेड बाय B प्लस C। ठीक है, अभी से हटा देते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो हमने D पॉइंट निकालने के लिए यूज किया था ना। ठीक है, अभी ये इसे भी, ये क्या है, एंगल B का बाइसेक्टर, यहाँ कहीं हमारा I है, यानी इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब ये मेरी साइड लेंथ क्या थी, दिस वाज C। ओके, BD क्या थी, अगर कोई ये कहने वाला है ना कि BD C थी, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो, BD C नहीं है बिल्कुल भी। समझ आई बात? तो देखो BD कैसे निकालेंगे, आपको BD डिवाइडेड बाय DC तो दिया हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर BD तो नहीं पता ना। आप ऐसे समझो, जैसे दो राम और श्याम, दो भाई हैं, उनके पास 50 मैंगोज हैं, ठीक है, 50 मैंगोज, और दोनों के पास 2:3, मतलब दोनों का जो पोर्शन है, वो दोनों में जो मैंगोज डिवाइड हुए हैं वो 2:3 में डिवाइड हुआ है बेसिकली। ठीक है, मतलब तो अगर आपसे कोई पूछे कि राम का हिस्सा कितना होगा, तो आप 2 थोड़ी बोलोगे। राम के हिस्से में कितने मैंगोज आ रहे हैं, 2 थोड़ी आ रहे हैं, ठीक है ना। राम के हिस्से में कितने मैंगोज आ रहे हैं, जो उसका हिस्सा है 2:3 में डिवाइड हुआ था, राम का हिस्सा ये है, दिस इज 2, टोटल 2 + 3 इंटू जो इसके पास मैंगोज हैं वो, तो यानी राम के पास अब कितने मैंगोज हैं, बेसिकली राम के पास 20 मैंगोज हैं, और उसी तरह श्याम के पास 30 मैंगोज हैं।
तो कहने का मतलब ये है, तो अगर आप यहां पर देखोगे BD क्या होगा मेरा, इज इक्वल टू, दिस वॉज C डिवाइडेड बाय B प्लस C इंटू, ये पूरी साइड लेंथ क्या थी A, तो यानी AC डिवाइडेड बाय B प्लस C, समझा, यानी BD मेरा आ गया AC डिवाइडेड बाय B प्लस C। ठीक है, ये बात समझ आती है? ओके। अब आप एक बात बताओ, ये BI भी तो एंगल बाइसेक्टर ही है, ये BI भी तो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B का। तो जो थ्योरम हमने इसमें लगाई थी एंगल बाइसेक्टर, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो इसका मतलब ये AI डिवाइडेड बाय ID इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय AC डिवाइडेड बाय B प्लस C। फाइनली मेरे पास क्या है, AI डिवाइडेड बाय ID इज B प्लस C डिवाइडेड बाय A। समझ आई बात? यानी इसका रेशियो मिल गया मुझे। अब अगर ये रेशियो मिल गया, ये 2 पॉइंट्स हमें पता है, तो लगाओ अपना सेक्शन फॉर्मूला फिर से I निकालने के लिए। तो अभी आप क्या है, इसे बाहर ऐसे कंसिडर कर लो, ये क्या है मेरा, कुछ पॉइंट A है x1, y1, यहाँ कुछ पॉइंट D है, ये लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट I है इन सेंटर, और ये रेशियो क्या है हमारा, B प्लस C रेशियो A। ठीक है, तो अब लगाओ अपना सेक्शन फॉर्मूला फिर से। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा मेरा, D का कोऑर्डिनेट्स इनटू B प्लस C, bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय B प्लस C इंटू B प्लस C, प्लस इसका कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट इंटू A, ठीक है, x1 इंटू A डिवाइडेड बाय टोटल A प्लस B प्लस C। ठीक है, समझ आती है बात? ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, I की बात चल रही है यहाँ पे। इसी तरह y क्या होगा, by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय B प्लस C इंटू B प्लस C, प्लस ay1 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। समझ आई ना बात? सेक्शन फॉर्मूला लगाया इंटरनल डिवीजन वाला, देख लो कैसे लगाया आराम से। ठीक, तो यहां से फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, ये हटा देते हैं। फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया, दैट I इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है ना, ये b प्लस c यहाँ से कैंसिल आउट हो गया था, यही निकल के आ रहा है, मिल गया फाइनली जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो अब आप फाइंड कर सकते हो ना कि अगर आपको 3 ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, ठीक है, और आपको इन सेंटर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालोगे। यहाँ पे A क्या है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल A, और B क्या है, स्मॉल b, साइड अपोजिट ऑफ एंगल B, और उसी तरह स्मॉल c क्या है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल C। ये आप याद रखना दिमाग में, अगर आप इन्हें कुछ और नाम दे रहे हो तो उसी तरह से आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। समझ आती है बात? तो ये हो गया हमारा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा था इन सेंटर। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट डिस्कशन आता है हमारा एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये तो हो गया अपना इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एक्स सेंटर कैसे होता है, अगर ये मेरे पास
कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ये क्या है, इंटरनल एंगल, दिस इज व्हाट, एक्सटर्नल एंगल। ओके, आप क्या करो, एक एंगल का तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लो, यानी ए का तो आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, और सी और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लो, और इनका मीटिंग पॉइंट देखो, ये क्या है हमारी बी एंड सी, ठीक, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल एंगल सी, दिस इज इंटरनल एंगल सी, दिस इज इंटरनल एंगल बी एंड दिस इज एक्सटर्नल एंगल बी। समझ आ रहा है ना? तो आप इसका सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लो, उसी तरह एंगल बी का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और ए का क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लो। तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आ रही है ना, ये एबीसी ये मैंने कैसे लिखे हुए हैं कि ये साइड एक्सटेंड हो रही है, ऐसे समझ आती है बात। दो एंगल का, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, दो एंगल का क्या, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, उसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, तीन ऐसे सेंटर बनेंगे, तीन एक्स सेंटर हो सकते हैं ट्रायंगल के, कैसे, अभी तो आपने क्या है, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, अब आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, इस बार क्या लो, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लो, ठीक है, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया, और ए और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लो, ये क्या है, सी, और दिस इज ए, दिस, समझ आ रही है बात। तो यहाँ भी कोई पॉइंट होगा, ये भी अब हमारा एक्स सेंटर हो जाएगा, इसे कुछ नाम दे दो, I1, दिस इज I2। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि इस बार हम एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लें, इस बार सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लो, और ए और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लो, ठीक है ना, दिस और बी, दिस, ये भी का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको भी अब ना, ये भी हमारा एक सेंटर होगा I3। तो यानी कि किसी ट्रायंगल के लिए हमारे पास तीन एक्स सेंटर्स हो सकते हैं। कैसे बन रहे हैं एक्स सेंटर, आप क्या है, एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लो, और दो एंगल के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लो, उनका मीटिंग पॉइंट देखो, वही हमारा एक्स सेंटर होने वाला है। तो इस तरह से तीन केसेस पॉसिबल हैं। समझ आई बात, कैसे हुआ, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अगर ये बात समझ आती है तो देखो काफी गंदा सा फिगर बना है। अब हम एक के लिए आया, एक पॉइंट I1 के लिए फाइंड कर लेंगे, उसी से हम जनरलाइज कर लेंगे I2 और I3 फाइंड करना, ठीक है। थोड़ा साफ सा फिगर बनाते हैं, देखो ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है A, B and C, this is x1, y1 and this is x2, y2 and this is x3, y3, ठीक है। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, आप समझ लो ना, ऐसे हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, इंटरनल ये एक्सटर्नल ये होगा, दिस, यहाँ कहीं हमारा I1 है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो D, ठीक। अब आप एक बात बताओ, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहीं कहीं हमारा I भी होगा ना, इसी पे लाई करेगा ना,
इसका भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहीं इसी पर होगा ना। ठीक है, समझ आती है बात? ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, कैसे निकालोगे अपना एक्स सेंटर I1? तो देखो, उसके लिए पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कॉन्जुगेट्स, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स देखो कैसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक, और कोई पॉइंट R आया, उसने लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड कर दिया इंटरनली। R पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। उसी तरह अगर मेरे पास कोई और एक पॉइंट Q है जो AB को एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, समझ रहे हो ना? Q जो है अब एक ऐसा पॉइंट है जिसने AB को सेम रेशियो m/n में डिवाइड किया, लेकिन एक्सटर्नली। ठीक है, यानी दिस इज m एंड दिस इज n। ठीक है, तो अब हम इन R और Q को बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। R और Q हो जाते हैं हमारे हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। समझ आई बात? अगर नहीं आई तो फिर से समझो। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB और एक पॉइंट R आया, उसने AB को इंटरनली m/n में डिवाइड कर दिया। उसी तरह हमारे पास एक दूसरा पॉइंट Q है जिसने AB लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो m/n में डिवाइड करा, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड किया। तो ये अब R और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएंगे। समझ आती है बात? हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब, ठीक है। तो देखो यहाँ अब ये कैसे यूज हो रहा है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये आप रिमेम्बर, मतलब याद करके रखना क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये सेक्शन फॉर्मूला का ही वहाँ पे बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी याद आ गया तो अभी बता देते हैं। ठीक, तो देखो इन सेंटर और एक्स सेंटर एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं। यहाँ हम इस बात को यूज करने वाले हैं, ये बात दिमाग में रखो कि इन सेंटर और एक्स सेंटर एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं। यानी अगर I AD को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमारा I1 AD को सेम रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ये कहने का मतलब है। तो अब आप अपना क्या है, लास्ट वाला जो रिजल्ट है उसे थोड़ा सा रिकॉल करो। इन सेंटर में जब हम अपना प्रूफ कर रहे थे तो हमारे पास ये था, ये हमने ट्रायंगल बाहर निकाल लिया था, ये यहाँ कहीं हमारा इन सेंटर था, दिस इज AD, दिस इज B, ठीक है। और हमने अगर अभी हमने नाम दिए, इन साइड्स को भी नाम दिया हुआ है, जैसे C के अपोजिट वाली साइड को C बोला है और B के अपोजिट वाली साइड को B बोला है, उसी तरह A के अपोजिट वाली साइड को मैंने A बोला है। ठीक है, यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ वो बात, आपको पता है कि A के अपोजिट वाली साइड A है, स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ था, दिस वॉज स्मॉल c, और ये हमारा क्या था, ये क्या निकल के आया था, b प्लस सी डिवाइडेड बाई और a ऑन, चलो जो भी है, जो भी आया था ये bd, ठीक है। bd चलो निकाल लेते हैं, bd क्या था, दिस वॉज b अपॉन b प्लस सी इंटू नॉट c अपॉन c प्लस b इंटू a। तो ये था हमारा ac डिवाइडेड बाई b प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आया था दैट AI डिवाइडेड बाय ID इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय AC डिवाइडेड बाय B प्लस C, यानी AI डिवाइडेड बाय ID, पूरा ही देखना पड़ गया दोबारा से, B प्लस C डिवाइडेड बाय A, ये था हमारा, यानी I जो है वो AD को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, B प्लस C डिवाइडेड बाय A रेशियो में, ठीक है। समझ आती है बात? तो अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, हमारा I और I1 तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं,
तो यानी जिस रेशियो में आई डिवाइड कर रहा होगा एडी को इंटरनली, उसी रेशियो में I1 डिवाइड कर रहा होगा एडी को एक्सटर्नली। ठीक है, अगर ये रेशियो B प्लस सी डिवाइडेड बाय ए है तो यानी अलग से बना लेते हैं क्योंकि फिगर फिर बहुत कंफ्यूजिंग सी हो जाएगी। प्लस सी डिवाइडेड बाय ए आई डिवाइडेड बाय आई डी, ये था। ठीक, अब आप इसे ऐसे बाहर निकाल लो, ये वाली लाइन 10 ए आई पूरी, ये यहाँ हमारा ए है x1 कॉमा y1, आई अभी हमें नहीं पता है, यहाँ कहीं आई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ कुछ डी है। ठीक, हार्मोनिक कॉन्जुगेट की हेल्प से हमें क्या पता चला, दैट दिस ai1 divided by di1 is equal to b plus c divided by a। समझ आती है बात? यानी I1 ने एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया AD को। ठीक, अगर आप इसे दोबारा से देखोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ आएगा कि कैसे हुआ है। ओके, अब तो हो गया हमारा काम। I1 पॉइंट निकालना था मुझे, ये D क्या है मेरे पास पॉइंट, ये भी हम अपने लास्ट डिस्कशन से याद करो। D क्या निकला था, D हमारा आया था दिस इज bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय b प्लस c कॉमा by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय b प्लस c। ये हमारा D पॉइंट था। आई को हटा दो, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? अब निकालो, लगाओ अपना फॉर्मूला फिर से। तो देखो I1 कैसे निकालोगे अब आप, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, माइनस का साइन आ जाता है बस बीच में। तो करो भाई, ये क्या है ए आई, दिस इज बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी इंटू bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय b प्लस सी, माइनस ये क्या है मेरी, दिस इज a, और ये पूरी क्या है b प्लस सी। समझ आ रही है ना, ऐसे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। माइनस a इंटू x1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस a कॉमा b प्लस सी by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ay1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस a। ठीक है, समझ आ गई बात? अब फाइनली जो हमने कंक्लूजन निकाला तो क्या निकल के आया, दैट I1 इज इक्वल टू bx2 प्लस cx3 माइनस ax1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस a कॉमा by2 प्लस cy3 माइनस ay1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए। ये आ गया हमारा फाइनल एक्स सेंटर। सिमिलरली अगर आप I2 और I3 भी फाइंड करोगे, जैसे मैंने यहाँ वाला जो पॉइंट है I2, समझ रहे हो ना I2 कैसे निकला है, B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और C और एंगल A का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ कहीं I2 है, यहाँ कहीं I3 है। ठीक, इस I3 के लिए क्या है, C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो उसके वो भी क्या आ जाएंगे हमारे सिमिलरली सी पैटर्न में। अगर आप प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो वो भी यही निकल के आने वाले हैं, दैट I2 इज इक्वल टू ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c कॉमा ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। एंड सिमिलरली I3 क्या आएगा, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c कॉमा
y1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c। ठीक है, इसे हटा दो। समझ आ गई बात? यानी अगर आपको याद करने के पर्पज से देखना हो तो देखो, जिसका आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है ना, जिसका आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है, उसी के अपोजिट वाली साइड के साथ माइनस का साइन लो। ठीक है, यहाँ माइनस ए आया क्योंकि हमने ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया था I1 के लिए। ठीक, और अगर आप ये बी सी ए देखना चाह रहे हो तो देखो, ये पॉइंट x2 है, इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, b, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। उसी तरह ये पॉइंट c क्या है, c साइड ये है, इसके अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x3, इस तरह मल्टीप्लाई करो। तो आपको मतलब याद करने के पर्पज से वो तो आप तरीके निकाल ही लोगे कैसे याद करना होता है। बेसिक समझ तो आया ना कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है, एक्स सेंटर अब क्लियर है। अगर आपको नहीं भी समझ आया ना तो एक बार फिर से देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इन सेंटर और एक्स सेंटर तो अच्छे से समझ आ गया हमें। अब और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल ABC है, A B एंड C, और आप क्या है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहे हो। ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स पता है, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, आपको पता है? एल्टीट्यूड होता है अगर आप एक पॉइंट से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो तो ये हो जाएगी ट्रायंगल की BC साइड की एल्टीट्यूड। उसी तरह AC साइड की एल्टीट्यूड B पॉइंट से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। उसी तरह अगर C है, C पॉइंट से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो। ठीक, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दिया H, और इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। समझ आती है बात? ओके, तो अब आप इसे निकालोगे कैसे? अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास ये x1, y1 पॉइंट है, ये x2, y2 पॉइंट है, ये x3, y3 पॉइंट है, तो अगर आपको ये पॉइंट H निकालना है तो देखो कोई एक जनरल फॉर्मूला तो मुझे लगता नहीं है इसके लिए कुछ याद करना चाहिए, अगर दिया भी हुआ है कहीं तो, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है निकालना। कैसे? जब आप इस स्ट्रेट लाइन पे जाओगे तो अब आप पढ़ोगे कि आप इस BC, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप ये BC की लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर और आपके पास ये क्या है, अगर आप इसे कुछ D नाम दे दो तो AD तो इस BC के परपेंडिकुलर है ना, तो अब आप वहां पे पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन में कि हम एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं, ये भी आप पढ़ोगे। तो ये इसका डिस्कशन अच्छे से हम वहीं करेंगे, बस आपको अभी मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है कि ऑर्थो सेंटर है क्या एक्चुअल में। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। अभी आप इतना दिमाग में रखो, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, आपके पास साइड दी हुई है ट्रायंगल की, अपोजिट वर्टेक्स से साइड पर परपेंडिकुलर डालो, वो हो जाएगी उस साइड की एल्टीट्यूड। ठीक है, समझ आती है इतनी बात? ठीक है, अब उसी तरह हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल।
अब सर्कम सेंटर क्या होता है, देखो आप क्या है, ट्रायंगल, आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC और साइड्स के तीनों साइड्स AB BC एंड AC साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में, ये मेरा कुछ BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो, यानी इस साइड BC के परपेंडिकुलर भी हो और इसे बाइसेक्ट भी करे। उसी तरह आपने AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, लग तो रही है कि ये इक्वल है पर समझ लो, मतलब ठीक है, हमने AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरह आप जो है AC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, ये कहीं मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसे हम जनरली O से डिनोट करते हैं, C से भी डिनोट करते हुए मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ एक रफ आइडिया है कि किससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक, समझ आई बात। अब आप देखो इसको भी हमें अलग से, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं तो आप क्या है, ये BC की लाइन की फाइंड कर सकते हो। आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन में कैसे फाइंड करेंगे हम BC साइड लाइन, अगर हमें BC 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कैसे निकालते हैं, ये बेसिक आइडिया आपको स्ट्रेट लाइन में लगेगा, तो आप ये निकाल लोगे। अब आपको क्या है, ये आपने बोला कि ये मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर आप इसे कुछ नाम दे दो D, तो D पॉइंट आप निकाल सकते हो। अगर आपको 2 पॉइंट दिए तो आप वैसे भी सेक्शन फॉर्मूला से अभी भी निकाल लोगे, अगर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और आपको उसका ये इस साइड का क्या स्लोप भी मिल जाएगा। अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, मैं समझ रही हूँ कि स्लोप वगैरह क्या बोल रहे हो आप, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप क्या है फिर स्लोप और एक पॉइंट की हेल्प से इस लाइन की भी इक्वेशन निकालोगे, उसी तरह आप एक दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालना और फिर उन दोनों को मीटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेना, दोनों को सॉल्व करके कुछ XY निकलेंगे वो आप निकाल लेना, ठीक है। तो अभी आप मतलब अभी इतना मत ध्यान दो इस पे कि मतलब कैसे है, जनरली तो बुक में इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज भी दिए होते हैं, वो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि याद करने चाहिए, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कैसे निकालते से आता है, ठीक है, समझ आया आपको। आप याद रखो कि सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। उसी तरह ऑर्थो सेंटर क्या है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। एक्स सेंटर क्या होता है, 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। सेंट्रोइड क्या होता था, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। सारे आपको अब समझ आ रहे हैं ना, ठीक, ओके। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन्हें तो, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, फर्स्ट रिजल्ट, पहला रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो मान लो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बात करी जा रही है हमारी ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो है हमारा, जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा वही वर्टेक्स हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाता है, उसी को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और जो हमारी हाइपोटेनियस है उसके मिड पॉइंट को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। याद रखना ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये ट्रू है, सभी ट्रायंगल्स के लिए इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये क्या होता है, हमारे पास एक अच्छा सा रिजल्ट है जो क्या है, अब आपको क्या है, अब आपको वो फॉर्मूला वगैरह लगा के नहीं फाइंड करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप जज करोगे, आपके पास 3 वर्टेक्स के बिना आप देखोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, अगर बन जाता है तो आप क्या बोल दोगे, जहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो वाला वर्टेक्स तो हमारा वही हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। मुझे क्यों फालतू की अपना इतना दिमाग लगाने की जरूरत है ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए, उसी को ऑर्थो सेंटर बोल देंगे। उसी तरह आपको सर्कम सेंटर निकालने के लिए भी क्या है, आपको क्या हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट लेना है, बस वही हमारा और सर्कम सेंटर हो जाएगा।
हमें अलग से फाइंड करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, टाइम वेस्टिंग ही तो होगा। तो देखो ये रिजल्ट एक्चुअल में है ऐसा क्यों, देखो ये क्या है मेरा, यहाँ क्या है ऑर्थो सेंटर, मान लो मैंने ऑर्थो सेंटर जो है वो H से डिनोट किया है, यहाँ ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को O से, यहाँ मेरा O, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर आप ये ट्रायंगल आपका H नाम दे दिया इसे तो कोई बात नहीं, चलो इसे नाम H नहीं देता अभी, तो हमने फिर तो हमने बोल ही दिया ना सर दिस इज द ऑर्थो सेंटर, नहीं इसे अभी B नाम रखते हैं, दिस इज B एंड दिस इज C, ये कुछ मिड पॉइंट है, इसे अभी नाम दे ही नहीं रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, अगर आप A पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे तो वो यही तो है, AB ही तो है, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी साइड BC की एल्टीट्यूड क्या है, AB ही है। और उसी तरह अगर आप C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो AB पर तो वो यही तो है, BC तो है, देख लो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और हमने क्या बोला था, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, तो ये तो दोनों एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही है, B पॉइंट, तो ये तो हमारा ऑर्थो सेंटर ही होगा, यानी दिस B पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। समझ आई बात, क्लियर है, बिल्कुल इजी सा है। और देखो अगर आप ABC, ठीक है, AC को डायमीटर मानते हुए एक ट्रायंगल बनाओ, एक सर्कम ट्रायंगल, सर्कम सर्कल, सॉरी नॉट ट्रायंगल, सर्कम सर्कल, ABC का सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल आप सब समझते हो क्या होता है, सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है, ठीक है, तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए एक सर्कल बनाते हैं हम, तो उसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। पता नहीं सर्कल लग भी नहीं रहा है बिल्कुल भी, कोई बात नहीं आप समझ लो, सर्कम सर्कल समझ आता है, इसी का सेंटर हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ मुझे, ये तो हो गया हमारा सर्कम सर्कल, और ये यहाँ क्या बन रहा है, दिस ABC एंगल इज 90 डिग्री, और सर्कल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई सर्कल की कॉर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो कॉर्ड कुछ नहीं हमारी डायमीटर ही होती है सर्कल की, समझ रहे हो, तो यानी दिस AC is the diameter of this circumcircle, समझ आई बात, अगर ये डायमीटर है, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है वहां, अगर ये डायमीटर है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही तो हमारा सर्कल का सेंटर होने वाला है, यानी वही हमारा सर्कम सेंटर होने वाला है, तो क्या हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, अगर इसे कुछ नाम दे दो, ओ तो दिस विल बी माय सर्कम सेंटर। समझ आई बात कैसे हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, याद रखना है अब आपको कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको बोला जाए ऑर्थो सेंटर निकालो, तो वो कुछ नहीं, जहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा हो जिस वर्टेक्स पे, वही वर्टेक्स हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाता है। और अगर आपको सर्कम सेंटर निकालने को बोला जाए तो वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, क्लियर है ये सारी चीज, ये रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC,
और मैं बोल रही हूं कि ये ट्रायंगल मेरा आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। दिस इज माय आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक, तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल के केस में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, all these 4 points are कोलिनियर। कोलिनियर समझते हो, यानी एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। देखो कैसे, आप क्या करो, बीसी की एल्टीट्यूड देख लो, यानी ए पॉइंट से मैंने बीसी पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये होगी मेरी साइड बीसी की एल्टीट्यूड। तो इसी पे तो कहीं हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर को मैं एच से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, यहीं कहीं मेरा ऑर्थो सेंटर होगा। अब आप एक बात बताओ, अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। समझ आती है बात। और अगर ये एंगल इक्वल है और ये एंगल ऑलरेडी 90-90 आपस में इक्वल है, तो ये एंगल भी तो आपस में इक्वल ही होने चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो 180 होते हैं ना, तीनों का सम 180 आने वाला है। ये 90 डिग्री है, ये कुछ एंगल हमें दिया हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अगर ये आपस में इक्वल है तो यानी मेरी, अगर मैंने इसे कुछ नाम दिया एडी, तो ये एडी जो है वो मेरी क्या हो गई, एंगल ए की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी हो गई ना। एडी इज द एंगल बाइसेक्टर फॉर ए। और अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो यही मेरा कुछ पॉइंट, कोई पॉइंट, कौन सा पॉइंट लाई करेगा, इन सेंटर मेरा इसी पे लाई करेगा कहीं, यही इसी पे कहीं मेरा इन सेंटर भी होगा, क्योंकि इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ओके। और अब आप देखो तीसरी बात, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये एडी हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या है, इन दो को, बीडी डिवाइडेड बाय डीसी को इन दो साइड्स के रेशियो में डिवाइड कर देगी। और ये दो साइड्स तो आपस में वैसे ही इक्वल हैं। अगर ये साइड इक्वल है तो यानी ये 1:1 में डिवाइड कर देगा डी पॉइंट बीसी को। क्यों, क्योंकि एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या आ गया है, बीडी डिवाइडेड बाय डीसी लिख लेते हैं इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC, यानी कि BD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि ये तो हमारी इक्वली दी हुई है ना। अगर ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट, तो यानी ये BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी अगर ये BD हमारी कुछ 5 या 6 दी हुई है तो उतनी ही हमारी DC होगी, तो बेसिकली ये क्या है, D हमारा मिड पॉइंट हो गया BC का, यानी BD इज इक्वल टू DC। अगर BD इक्वल टू DC है तो आप देखो AD क्या है, AD फिर हमारी मीडियन भी हो जाएगी, AD इज मीडियन। अगर ये मीडियन है तो सेंट्रॉइड भी यहीं कहीं होगा हमारा, एडी पर ही कहीं सेंट्रॉइड होगा, क्योंकि मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंट्रॉइड होता है। ठीक, ठीक है। अब बचता क्या है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो देखो अब ये एडी है क्या,
परपेंडिकुलर भी है बीसी के और इसे बाइसेक्ट भी कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई ना बीसी की। ठीक है, तो यानी हमारा सरकम सेंटर भी इसी पे होने वाला है, कहीं यहाँ कहीं सरकम सेंटर होगा। समझ आ गई बात सारी? किस तरह से आप देखो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि ये सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सारे एक ही लाइन एडी पर लाई कर रहे हैं, यानी कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। समझ आई इतनी बात? बहुत अच्छा रिजल्ट है ये आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए, ये हम यूज करते हैं जनरली। ठीक है, और अगर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, अगर एबीसी मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो, तो उस केस में तो ये चारों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड का मतलब समझते हो, एक ही पॉइंट को ही हम सरकम सेंटर भी बोलेंगे, सेम पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर भी बोलेंगे, सेम पॉइंट को हम इन सेंटर भी बोलेंगे, सेम पॉइंट को हम सेंट्रॉइड भी बोलेंगे। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये रिजल्ट होता है। समझ आया इक्विलेटरल और आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए? ठीक है, ये रिजल्ट क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं हम।